Good morning, members. I'm C. Abhishek S. Chauhan. This is the extra next video in the series of the questions those are generally asked in exam nowadays for this registered valuer course in securities and financial assets. In these days, after the new syllabus and all, some of the new questions have been added. और वो बार बार रिपीटेशन मोड पे आ रहे हैं, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में अपियर कर रहे हो चाहे आप साउथ इंडिया में अपियर कर रहे हो, वो आपको बार बार एग्जाम में दिख रहे हैं। और उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पहले दिखाता हूं, उसके रिलेशन में पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझेंगे, बिकॉज क्रैमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ नो यूज। Nowadays the exams they are using the artificial intelligence also, they are changing the options. हमें लगता है कि ये सेम क्वेश्चन है बट द ऑप्शंस एंड द पार्ट्स आर डिफरेंट। सो उन सब चीजों के लिए मैं पहले आपको उस क्वेश्चन को कराने से पहले उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली बिल्ड करूंगा, उसके बाद एंड में फिर क्वेश्चन तो हमारे लिए 2 मिनट का काम रह जाएगा करना। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, उस क्वेश्चन के बाद देन वी विल डिस्कस अबाउट द कि वो कैसे हमने सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ लिवरेज ऑफ बीटा। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड इन एग्जाम्स। आई थिंक जो मेंबर्स पास हुए और जो कुछ नहीं भी हुए उनमें से भी अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 मेंबर्स एटलीस्ट मेरे पास उनकी तरफ से आया है कि ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ रहा है। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी, बाद में ये क्वेश्चन हम लोगों को अपने ही पुराने सीए फाइनल के नोट्स में मिल गया। When I asked them कि सर ये क्वेश्चन था, तो they said कि हाँ बिल्कुल ये सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास बार बार रिपीटेशन मोड पर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज पिछली वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करी थी पर ऊपर ऊपर से, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था। अब ये प्रॉपर क्वेश्चन प्लस प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले कराऊंगा कि होता क्या है ये लिवरेज ऑफ बीटा एंड ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां से आपको ऑटोमेटिकली जो जो नए नए एग्जाम में क्वेश्चन आते जाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिलती रहेगी। तो उस पर्पस के लिए आपने एक बार के लिए इसको सेव अपने पास कर लेना है। नाउ let's discuss about this first. I'll take 5 to 10 minutes of your time for describing how this leverage of beta works, कहां से आया, कहां पहुंचता है, होता क्या है, ताकि आपको चाहे फिर जो मर्जी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए you will be able to easily solve that question. So let's start this particular concept. Here the point starts, these beta etc are basically a part of पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट और रिलेटेड टू सिक्योरिटी डिसीजंस। सर मतलब क्या है, हम लोग किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? व्हाई वी मेक एन इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ द प्लेस? क्योंकि हमें उससे रिटर्न चाहिए होती है। सिंपल आंसर। अगर मुझे रिटर्न नहीं चाहिए हो तो मेरे पास घर पे पैसा पड़ा हो, आई कैन कीप इट एज इट इज, और उसमें मुझे कोई रिस्क भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बट आई वॉन्ट टू जनरेट द रिटर्न एंड दैट इज वाई वी मेक द इन्वेस्टमेंट्स इन द पोर्टफोलियोज। बट जब हम रिटर्न कमाने की इच्छा के साथ विद द डिजायर टू जनरेट अ रिटर्न व्हेन वी मेक एन इन्वेस्टमेंट, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक फैक्टर एसोसिएट हो जाता है जो हम चाहते नहीं है, वी डोंट वांट, बट बाय डिफॉल्ट दैट फैक्टर इज एसोसिएटेड एंड दैट फैक्टर इज नोन एज रिस्क। अगर हम लोग जब बात करते हैं कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर जनरेशन ऑफ रिटर्न, व्हाट इज ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड विद दैट, दैट इज कॉल्ड रिस्क। सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो मैं जब घर पे गाड़ी उठाता हूं और मुझे एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, तो मेरी इच्छा तो यह होती है कि हां मैं गाड़ी उठाऊं और वहां तक पहुंच जाऊं, बट सिंपल सी बात है कि जब आप उसको 40 की स्पीड पे ड्राइव करोगे तो आपके एक्सीडेंट होने के रिस्क जो है वो कम होगा। पर जब आप 100 की स्पीड पे ड्राइव करोगे, जितनी स्पीड आप बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना ही आपके ऊपर रिस्क भी साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं चलाऊं भी गाड़ी 200 की स्पीड पे और मेरे लिए एक्सीडेंट का रिस्क भी ना हो। ठीक है, तो हमेशा जब आप घर से बाहर निकलोगे तो रिस्क तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाता है। एंड इन दो चीजों के ही if we make an coordination, then that particular concept is called portfolios management or securities analysis, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो अब बात करते हैं कि रिटर्न इज परफेक्टली फाइन, नो द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद रिस्क बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लेवरेज ऑफ बीटा। सो रिस्क की जब चर्चा होती है तो रिस्क आर बेसिकली ऑफ
कैन बी डिनोटेड इन डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, बट जब हम बात करते हैं तो मेजरली मेरे पास दो तीन तरह से रिस्क को लिखा जाता है. वन, एज ऑन ए स्क्रीन यू कैन सी द ओवरऑल रिस्क इज देयर डिनोटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन, कि जब भी हमारे पास किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ओवरऑल बेसिस पर कितना रिस्क है उसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. देन मेरे पास आया उस ओवरऑल रिस्क के आगे दो ब्रांचेस होती हैं. पहली ब्रांच को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमैटिक रिस्क, दूसरे को हम बोलते हैं अनसिस्टेमैटिक रिस्क. सर ये क्या होता है, क्यों बोलते हैं हम लोग? सिस्टेमैटिक रिस्क और अनसिस्टेमैटिक रिस्क में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है? नाउ फर्स्ट वन, the systematic risk basically denotes those types of risk on securities which cannot be controlled by the entity with its own efforts, जो अपने कुछ करने की वजह से एंटिटी कभी कंट्रोल नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जांपल, को जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, कोई नरेंद्र मोदी जी की जगह पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को दोबारा बना दिया जाए, तो उसकी वजह से कुछ कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रिलायंस के गिरने शुरू हो जाएंगे, है ना. तो पॉइंट वही है कि जब भी कोई ऐसा फैक्टर जिसको ये एंटिटी कंट्रोल ना कर सके, उसके बाहर का कोई फैक्टर की वजह से किसी एंटिटी के ऊपर रिस्क क्रिएट होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, सिस्टेमैटिक रिस्क. वो ओवरऑल रिस्क का पार्ट है. ठीक है. ओवरऑल रिस्क को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस. ठीक है. उसके दो कैटेगरीज हैं, वन इज कॉल्ड सिस्टेमैटिक, द अदर वन इज कॉल्ड अनसिस्टेमैटिक. तो सिस्टेमैटिक वो रिस्क है जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. तो अनसिस्टेमैटिक कौन से हुए फिर? ऑब्वियसली सर दोज रिस्क व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी विद इट्स ओन एफर्ट्स. कैलकुलेट कैसे होते हैं सिस्टेमैटिक एंड सिस्टेमैटिक, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्योंकि एक मेंबर को इनके ऊपर भी स्टैंडर्ड डेविएशन और इन सिस्टेमैटिक एंड सिस्टेमैटिक के ऊपर भी केस स्टडी आ चुकी है. आई विल कवर दैट ऑल्सो, बट पहले तो हम लोग उस 45 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसको कवर करेंगे, बाद में इनके ऊपर मैं आऊंगा. पर थोड़ा सा एक बार अगर देखें तो सिस्टेमैटिक रिस्क के ऊपर जब मैं जाता हूं, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एंड इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिस्टेमैटिक रिस्क? द फॉर्मूला इज बीटा ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट. हियर द स्टोरी बिगिंस. यहां पर पहुंचकर बीटा का कॉन्सेप्ट आता है. सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि बीटा आखिरकार आया कहां से, है ना. तो आया कहां से? एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है रिटर्न कमाने के लिए, ऑटोमेटिकली रिस्क एसोसिएट होगा. रिस्क जो है वो ओवरऑल रिस्क होता है. ओवरऑल रिस्क के आगे दो कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज सिस्टेमैटिक रिस्क, द सेकंड कैटेगरी इज नोन एज अनसिस्टेमैटिक रिस्क. और सिस्टेमैटिक रिस्क का एक कंपोनेंट होता है आपका बीटा. ठीक है. क्योंकि सिस्टेमैटिक रिस्क का कंप्लीट फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट. और अनसिस्टेमैटिक रिस्क देन सिंपली यू कैन कैलकुलेट कि अनसिस्टेमैटिक रिस्क क्या होता है. सर अनसिस्टेमैटिक रिस्क ज्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं है, वो टोटल रिस्क जो आप लोगों के पास आया, टोटल वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी माइनस सिस्टेमैटिक रिस्क इज नोन एज अनसिस्टेमैटिक रिस्क. तो क्या हम लोगों को अब एक बार ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हुई? ओवरऑल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, उसके आगे दो कैटेगरी, सिस्टेमैटिक कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, अनसिस्टेमैटिक कैन बी कंट्रोल्ड. मेरा कोई इंप्लॉय है ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से मेरी एंटिटी में मुझे रिस्क क्रिएट हो रहा है. ठीक है. तो मैं उस इंप्लॉय की जगह पे आई कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर इंप्लॉय एंड अपॉइंट अ पर्टिकुलर एफिशिएंट इंप्लॉय. दैट टाइप ऑफ रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड. और कोई पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें कि किसी एक सिक्योरिटी को उठा के प्लस माइनस करने से वो रिस्क कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज कंट्रोलेबल रिस्क. पर ऐसे रिस्क जो एंटिटी में क्रिएट होते हैं जिनको कोई पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल दो कंपनीज प्लास्टिक के लिफाफे बना रही थी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी, है ना, पर इमीडिएटली गवर्नमेंट केम अप विद द प्रोविजन की जी प्लास्टिक के लिफाफे बनाना बैन है या बेचना बैन है. तो क्या उसकी वजह से रिस्क क्रिएट होगा? बिल्कुल होगा. उस तरह के रिस्क को जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक रिस्क. और उस तरह के रिस्क का एक कंपोनेंट होता है आपका बीटा. ठीक है. तो अब इसके बाद जो चर्चा है वो शुरू होती है आपके बीटा की तरफ को, कि बीटा आखिरकार कैलकुलेट कैसे होता है, बीटा में ये लिवरेज ऑफ बीटा का चक्कर क्या है. और फिर हम लोग अगर ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एक क्वेश्चन जो आपके पास है वो तो आपका वैसे ही 2 मिनट का काम जो है वो कहीं ना कहीं रह जाएगा. तो उसमें आपको कोई चिंता नहीं होगी. बस एक बार मेरे साथ साथ आपने ये चीज जो है वो एक बार सीखनी है
कि ये ओवरऑल रिस्क आखिरकार और सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क आखिरकार काम कैसे कर रहे हैं। नाउ अब मेरे साथ साथ आपने सीखना है कि ये बीटा का कॉन्सेप्ट और ओवरऑल बीटा और लिवरेज बीटा, अनलिवर्ड बीटा, आखिरकार ये चीजें हैं क्या। सबसे पहले इतना हम लोगों को पता चल चुका है कि बीटा एक ऐसे तरह के रिस्क को डिनोट करता है जो कि एंटिटी के हाथ में नहीं है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेना है कि हम लोगों के हाथ में नहीं है, मतलब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक एजम्पशन ली जाती है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने इस एग्जांपल से याद रखना है, रिस्क होना किसी चीज में और हमें मार पड़ना, हमें थप्पड़ पड़ने, गेटिंग स्लैप्स इज एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट। ठीक है, मुझे किसी जगह जाकर मैं रिटर्न कमाने गया, रिटर्न तो मिली वहां से, पर साथ में मार भी पड़ी, रिस्क भी बियर किया, दैट इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क होना, मार पड़ना बिल्कुल सेम है, थप्पड़ पड़ना, रिस्क होना एक ही बात है। हम मार खाने के लिए तैयार हैं, पर बदले में अगर हमें हायर रिटर्न मिल रही हो, इसलिए हम बार बार बोलते हैं हायर द रिस्क हायर इज द ऑलवेज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड और रिटर्न। ठीक है, तो अब जब मैं बोलता हूं कि ये जो रिस्क है और इसको समझना है, तो एक छोटा सा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, वो क्या, जब हम बोलते हैं कि एक ऐसे रिस्क की बात हो रही है बीटा में जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, करेक्ट, तो एक एजम्पशन ली जाती है। क्या एजम्पशन? एजम्पशन ये ली जाती है कि जब इन रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में अगर सिमिलर तरह की इंडस्ट्री में कोई कंपनीज काम कर रही हैं, तो उनको ये ओवरऑल बेसिस पर जो रिस्क होगा या ओवरऑल बीटा आप लोगों का होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक तरह की इंडस्ट्री के ऊपर। आम शब्दों में बोलूं तो अगर प्लास्टिक के लिफाफों के ऊपर बैन लगाएगी सरकार, तो मेरी कंपनी भी अगर प्लास्टिक के लिफाफे बना रही है, आपकी कंपनी भी अगर पॉलिथीन बैग्स बना रही है, तो मुझे भी अगर उस रिस्क की वजह से इक्वलेंटली 100 थप्पड़ पड़ेंगे, तो आप भी अगर सेम काम कर रहे हो तो आपको भी 100 थप्पड़ खाने पड़ते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल रिस्क ऑन सिमिलर इंडस्ट्री इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर कौन सा चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, वो धीरे धीरे लॉजिकली समझेंगे, पर ये आपने एक बार के लिए अपने पास, अगर इफ यू कैन राइट देन यू कैन राइट द ओवरऑल रिस्क या ओवरऑल बीटा। रिस्क इज नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क, इज डिनोटेड एज बीटा। ओवरऑल बीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट इन सिमिलर इंडस्ट्री। सिमिलर इंडस्ट्री में जो ओवरऑल रिस्क है आपका, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये आपने प्रिंसिपल फिट कर लेना है। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लास्टिक के लिफाफों के ऊपर बैन लगेगा तो डोमिनोज को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना, उसका रिस्क अलग हो सकता है प्लास्टिक वालों, बट प्लास्टिक की फैक्ट्री, प्लास्टिक वाले ही उस सेम इंडस्ट्री में इफ यू आर वर्किंग, देन ओवरऑल रिस्क विल नेवर चेंज। ओवरऑल बीटा, ओवरऑल रिस्क या ओवरऑल रिस्क का ही एक और नाम होता है, इसी का जो एक और नाम है जिसको आप बोलते हो एसेट बीटा, इसी का एक और नाम होता है जिसको आप बोलते हो अनलिवर्ड बीटा। अनलिवर्ड बीटा का एक ही नाम है ये। तो ये अनलिवर्ड बीटा या एसेट बीटा या ओवरऑल बीटा, ये कभी भी एक सेम इंडस्ट्री में चेंज नहीं होता है। फिर कौन सा बीटा चेंज होता है, वो क्यों होता है, वो अभी मैं एक एग्जांपल बना के आपको समझा रहा हूं, है ना। अब लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास दो एंटिटीज हैं, एक ए एक बी। आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल कि बोथ आर मेकिंग द पॉलिथीन बैग्स, है ना। एक में जो इक्विटी से पैसा आया हुआ है वो आया 80 रुपए या 60 रुपीज, जो डेट से पैसा आया हुआ है वो 40 रुपए। टोटल अमाउंट इज 100 रुपीज एंड इन्वेस्टेड इन एसेट्स। टोटल एसेट्स में कितना पैसा लगा हुआ है, 100 रुपीज। इन बी द 100 रुपीज इज टेकन फ्रॉम इक्विटी एंड एसेट्स इसकी भी कितने की हैं, 100 की ही। Now, if I ask you कि which entity you consider is more risky from equity investment, अगर मुझे किसी में एक में इक्विटी में पैसा लगाना है तो कौन सी वाली ज्यादा रिस्की है, तो कई बार हम लोग इस तरीके से रीड करना शुरू कर देते हैं कि इक्विटी रिस्की सोर्स होता है, डेट में रिस्क नहीं होता, इसलिए जो बी एंटिटी है उसमें सारी इक्विटी लगी हुई है, इसलिए उसमें ज्यादा रिस्क है। ठीक है, जबकि ए में
कम इक्विटी लगेगी इसलिए उसमें कम रिस्क है, जबकि वो रीड करने का गलत तरीका हो जाता है। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बता दिया था। आई विल कंटिन्यू विद द सेम और उसी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर ये सेम तरह की एंटिटीज हैं तो आपको क्या ओवरऑल रिस्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इन दोनों एंटिटीज में ऐसे फैक्टर्स की वजह से आने वाला रिस्क जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हमेशा बराबर रहता है ना। मान लो एग्जांपल के लिए कि 100 थप्पड़ पड़ने, कोई एक रिस्क उड़ता उड़ता आया एंड ड्यू टू दैट रिस्क वी हैव टू बियर 100 स्लैप्स, हमें 100 थप्पड़ खाने पड़ जाएंगे और दोनों एंटिटीज को बराबर पड़ेंगे। अब मुझे सोच के बताना है आपने, अगर वही 100 थप्पड़ बी के पास आएंगे तो बी में उन्हीं 100 थप्पड़ को खाने के लिए कितने लोग हैं, मतलब उसी रिस्क को बियर करने के लिए कितने लोग हैं। आंसर इज सर 100 लोग हैं, क्योंकि इक्विटी से 100 रुपए आए हुए हैं, ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क बियर करते हैं, परफेक्ट। तो सबके हिस्से कितने कितने स्लैब्स आएंगे, एक, करेक्ट, एक एक अपना अपना खाएंगे और बदले में रिटर्न लेंगे, घर जाएंगे, करेक्ट। वहीं पर जो ओवरऑल थप्पड़ है वो कभी चेंज नहीं हो, ओवरऑल रिस्क इज स्टिल कांस्टेंट। वो 100 ही थप्पड़ आए हमारे पास एक ही तरफ को भी, बट दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई कि जब रिस्क बियर करने की बारी आई तो जो आपके डेट प्रोवाइडर्स हैं वो वहां से भाग गए, पतला रास्ता पकड़ा उन्होंने एंड दे मूव बिकॉज दे डोंट बियर जनरली द रिस्क, वो जनरली रिस्क बियर नहीं करते और उसकी वजह से जो उनके हिस्से का भी रिस्क था। अब मुझे सोच के बताओ, अगर थप्पड़ तो कांस्टेंट तो 100 ही है, ओवरऑल रिस्क इज कांस्टेंट, बट अगर वही 100 थप्पड़ खाने के लिए लोग कितने रह गए, अब 60। अगर 60 लोग रह गए तो इफ आई आस्क यू कि जो रिस्क है या जो थप्पड़ है, जो प्रोपोर्शनेटली, रिस्क होना थप्पड़ बढ़ना एक ही बात है, जो थप्पड़ है प्रोपोर्शनेटली क्या वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेट वालों के हिस्से के थप्पड़ भी किसको खाने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और अगर ऐसा हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर आप उन इक्विटी शेयर होल्डर्स में से एक हो तो अगर आप मार ज्यादा खा रहे हो तो क्या बदले में आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाएगी। द आंसर इज यस। एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर position, this particular point, the concept derives that whenever there is a leverage in the company, leverage का मतलब involvement of debt, जितना आप debt involve करते जाओगे उतना ही overall risk in similar industry will not change, but equity वालों के हिस्से का risk, proportionate risk on equity shareholder start rising। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को काफी बार पता नहीं होता, हम फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं कि क्यों बढ़ा इक्विटी का रिस्क, क्योंकि ओवरऑल रिस्क नहीं बढ़ा, ओवरऑल रिस्क विल ऑलवेज बी कांस्टेंट बट प्रोपोर्शनेट रिस्क ऑन इक्विटी शेयर होल्डर स्टार्ट राइजिंग। से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू देयर इज अ थर्ड एंटिटी सी जिसमें कि इक्विटी से 40 रुपए लगे हुए हैं और डेट से 60 लगे हुए हैं, एंड इफ आई आस्क यू, एंड सिमिलर इंडस्ट्री में है तो ओवरऑल बीटा, ओवरऑल एसेट बीटा तो इसका भी सेम रहेगा, पर जो प्रोपोर्शनेट रिस्क ऑन इक्विटी शेयर होल्डर है क्या और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डेट वाले लोग ज्यादा है और उनके हिस्से के थप्पड़ भी, उनके हिस्से का रिस्क भी हु विल हैव टू बियर, द आंसर इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जितना रिस्क ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा उतना ही उनका प्रोपोर्शनेट रिटर्न के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विटी बीटा, जो इक्विटी का प्रोपोर्शनेट रिस्क है उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं इक्विटी बीटा या लिवर्ड बीटा। लिवर्ड बीटा मतलब जिस बीटा में लिवरेज के होने का इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो लिवर्ड बीटा या इक्विटी बीटा एसेट बीटा से हमेशा ज्यादा होगा, सिर्फ एक केस में बराबर हो सकता है, वो कब, जब फुली इक्विटी फाइनेंस एंटिटी हो। यस और नो, जब कोई एंटिटी फुली इक्विटी फाइनेंस्ड होगी तो आपका ओवरऑल इक्विटी बीटा बराबर हो सकता है, अदरवाइज इक्विटी बीटा विल ऑलवेज बी हायर। एंड सेकंड क्लास यू हैव टू रिमेंबर द ओवरऑल और एसेट बीटा नेवर चेंजेस। हाँ, फॉर्मूला कैसे बनता है फिर यहां से ओवरऑल इक्विटी बीटा का, वो आप यहां पे लिख सकते हो, ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू, सिंपल बैलेंस शीट अप्रोच है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस डेट बीटा इंटू वेट ऑफ डेट, डेट बीटा इंटू वेट ऑफ डेट। सो हाउ द वेट ऑफ डेट इज जनरली, इफ आई आस्क यू दैट इक्विटी से 40 रुपए या 60 रुपीज है, डेट से 40 रुपए हैं, तो आप मुझे कैसे बताओगे 60% है सर 40% है, निकला कैसे, 60 आउट ऑफ 100 इक्विटी प्लस डेट और 40 आउट ऑफ 100। सो हियर कैन आई राइट इट लाइक दिस, इक्विटी बीटा
इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट। यहां पे मैं कुछ नहीं लिख रहा बिकॉज जनरली द डेट बीटा इज कंसिडर्ड एज जीरो एंड वट एवर द प्रोपोर्शन यू अप्लाई इट विल बी जीरो इज इक्वल टू द ओवरऑल और एसेट बीटा। सो हियर इफ टैक्स रेट इज इन्वॉल्व तो ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ चेंज क्या हो जाता है, यहां पे यू हैव टू राइट इक्विटी बीटा इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। नाउ दिस इज अ सेपरेट स्टोरी इन डिटेल, इफ यू वांट टू लर्न दिस देन दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट यहां पे आप फिलहाल के लिए याद रख सकते हैं, इजी रह जाएगा कि जहां पे अगर टैक्स रेट होगा तो वेटेज लगाते टाइम सिर्फ डेट में से 1 माइनस टैक्स हम कर देते हैं, उसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं। एंड दिस इज योर ओवरऑल बीटा एंड ओवरऑल बीटा विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, पर इक्विटी बीटा विल चेंज बेस्ड ऑन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सिमिलर तरह की एंटिटी में, सिमिलर तरह की इंडस्ट्री का जो ओवरऑल बीटा होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इक्विटी बीटा चेंजेस। बट अगर आपके पास इक्विटी बीटा अवेलेबल हो तो इसी सेम फॉर्मूला में पुट करके क्या आप ओवरऑल बीटा भी निकाल सकते हो, या ओवरऑल बीटा हो तो इसी में पुट करके क्या आप इक्विटी बीटा भी निकाल सकते हो? आंसर इज यस। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो क्वेश्चन था 45th, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस सिंपल कॉन्सेप्ट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव फर्दर। So here it says, Messrs V Steel Limited is planning for diversification project in automobile sector. ये जो एंटिटी है वो किस सेक्टर में जाने की सोच रही है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ऑटोमोबाइल का जो ओवरऑल बीटा होगा क्या वो आपकी एंटिटी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा? आंसर इज यस। ठीक है, इट्स करंट इक्विटी बीटा इज 1.2 एट प्रेजेंट। मैसर्स वी स्टील का जो पता नहीं किस चीज का काम कर रही है हमें नहीं पता, उसका इक्विटी बीटा है 1.2, वेयर एज द ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज 1.6। अब सर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का बीटा हम कौन सा माने, इक्विटी या ओवरऑल? लाइन अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे एक सांस में तो इट सिंपली डिनोट्स दिस इज इक्विटी बीटा, और ना लिखा हो कभी कुछ भी तब भी बाय डिफॉल्ट इन एग्जामिनेशंस यू हैव टू कंसीडर इट एज इक्विटी बीटा। तो अगर आपके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इक्विटी बीटा अवेलेबल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की गियरिंग अवेलेबल है, गियरिंग का मतलब कितना डेटा और कितना इक्विटी है, तो क्या इस डेटा को यूज करके ऑटोमोबाइल सेक्टर का ओवरऑल बीटा निकाला जा सकता है? आंसर इज यस। और जो ओवरऑल बीटा होगा, क्या मैं भी अगर ये वी स्टील भी अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाने की सोच रही है तो इसके लिए भी वो ओवरऑल बीटा तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, इक्विटी बीटा कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर। गॉट माई पॉइंट? होपफुली यस। देन आपके पास आगे गियरिंग भी दी हुई है, तो क्या इस डाटा को यूज करके मैं इसका ओवरऑल बीटा एक बार निकाल सकता हूं? तो एक बार के लिए लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द ओवरऑल बीटा फॉर दिस पर्टिकुलर एंटिटी। The overall beta of automobile industry is equal to equity beta is 1.6 into equity is 70 upon equity plus debt into 1 minus tax. You have to apply like this. So यहां पे 1.6 into 70 divided by 70 plus 30 into 1 minus point. The tax rate I think in this particular case is 30%, written in the third next line. So 0.30. So if you will solve this, you will get 1.23077. You can calculate it on your own, or you can write it as 1.231. It is the overall beta of automobile industry that will remain always constant. My equity proportionate risk will change depending upon my capital structure. So what he is asking now to you, he is saying that the expected market return, that is RM, is 25%, risk-free rate is 10%, and taxation is taken at 30%, and also the corporate debt is assumed to be risk-free, that we generally also assume. Compute the suitable discount rate for the following situations. अब वो discount rate आपसे जो discount rate means weighted average cost of capital, WACC, that can be used as discount rate. So in first option he is asking for project financed by equity only. If this project is financed by
ओनली इक्विटी, देन जो आपका ओवरऑल बीटा है दैट विल बी सिमिलर टू इक्विटी बीटा। और अगर इक्विटी बीटा अवेलेबल है तो क्या हम लोग आरएम और आरएफ को यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अवेलेबल देन द वेटेज ऑफ इक्विटी इज 100%, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो यहां पे ये मेरे पास सॉल्यूशन, आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर फाइल आल्सो विद यू, but here are the solution of this particular situation. Equity beta you got is 1.23, RM is 25%, equity beta is 1.23, RM is 25%, risk free rate is 10%. So if you will apply the formula RF, or I should write it like this, RF 10% plus 1.23 into 25 minus 10, so it will be equal to 28.45. It will be equal to 28.45%. And weightage of equity is 1. So cost of debt is 7%, or weight of debt is 0. How I have taken this cost of debt as 7%? After tax cost of debt. 10% was the risk-free rate, assumed as जितना risk free rate है उतनी आपकी cost of debt भी है। तो WCC का आपके पास आंसर आ गया, जितनी cost of equity है ना। In the second option he is asking that we are investing in this by 30% debt and 70% equity. हम 30% debt में पैसा लगा रहे हैं, 70% हम लोग equity में पैसा लगा रहे हैं। तो in this particular situation 30% debt, 70% equity. So क्या हम एक बार दोबारा से इक्विटी बीटा निकालने की कोशिश कर सकते हैं? मेरे पास ओवरऑल बीटा इज अवेलेबल, ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स. Now I am having my overall beta as of automobile sector. I am not having the equity beta, but I am having the capital structure. So overall beta कैसे लिख दिया मैंने? 2, 3, 1 is equal to equity beta is x into equity is 70 divided by 70 plus 30 into 1 minus 0.30. So if you solve it for x or equity beta, it will be equal to again 1.60. If you get the equity beta, you are having the RM, you are having the RF, you can calculate the expected rate of return on equity. And expected rate of return on equity is available, weight of equity is available, cost of debt is available, weight of debt is available. So can the overall cost of capital be calculated like this? So this is 1.6 in second case, 25, 15, 34 is the cost of equity. But now the weightage of equity is only 0.70 and cost of debt is 7%, that is 10 into 1 minus 0.30, and weight of debt is now 0.30. So you have overall cost of capital as 25.90. That can be used as discount rate. In the third part, this is exactly similar, the last part for this particular session. That is the third part. In the third part, the overall again beta is available, but we are using 40-60 as weight. So equity beta into 60 of equity and 60 plus 40 into 1 minus tax. So here it will be overall beta is 1.231, equity beta is x is into 60 upon I think 88. So x should be equal to, or equity beta should be equal to this 1.80513. So if I put 1.81 as beta over here, similar calculation, the cost of equity will be 37.08 and weightage of that will be 0.60. Cost of debt is exactly same, the weight is again changed. Now the overall cost of capital is 25.05. Why this cost, overall cost is coming down? Because the debt in this case is having a lower cost and equity is having a higher cost. So more the debt you start involving, the cost of overall cost will come down.
सो ये आप लोगों के पास जो था वो ओवरऑल बीटा का कॉन्सेप्ट निकल के और लिवरेज ऑफ बीटा का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। दो चीजें जाते जाते आपने याद रखनी है। एक सिमिलर तरह की इंडस्ट्री में कभी भी आपका ओवरऑल रिस्क चेंज नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी बीटा आप लोगों का चेंज होता है। फॉर द वैल्यूएशन पर्पस यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। सेकेंडली, जब आप लोग इक्विटी बीटा निकालने की बात करते हैं तो निकालना क्यों होता है? बिकॉज द प्रोपोर्शनेट रिस्क, प्रोपोर्शनेट मार, प्रोपोर्शनेट थप्पड़ जितने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा पड़ेंगे, दे विल ऑलवेज स्टार्ट चार्जिंग और दे विल ऑलवेज स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर रिटर्न इन दैट सिचुएशन। सो जब मैं बात करता हूं एक रिस्क की एंड ऑल की, तो शुरू होती है कहानी ओवरऑल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो आप लोगों की ओवरऑल रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अब केस स्टडीज के रूप में आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए बिकम्स मोर रेलेवेंट, है ना। तो अभी के लिए दो पार्ट होता है, सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसका एक हिस्सा होता है बीटा, और क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए हम मान के चलते हैं कि सिमिलर तरह की इंडस्ट्री में वो सेम इफेक्ट कर रहा है, इसलिए ओवरऑल बीटा कभी चेंज नहीं होता। डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी बीटा स्टार्ट्स चेंजिंग। द मोर द इक्विटी बीटा, मोर इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड मोर इज द लिवरेज, more proportionate risk on equity shareholder will be there and hence higher expectation of reward will be there. So here this particular concept ends. If any doubt, any query will be there, then the number is flashing on your screen. You can easily contact on this particular number. At the end, just go through these questions. In the next upcoming video, we'll share the standard deviation and all parts. Those are also relevant for your exams. So best of luck.